हाँ। अच्छा। ठीक।
वीडियो की बेटा आवाज़ ऐसा सच कोई नहीं थी, म्यूज़िक ही था उसके साथ, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताई हुई थी। जी, हम पढ़ रहे थे माइग्रेशन ऑफ जर्म सेल्स। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, अब आ रही है। जी, मैमल्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, हाउ दे माइग्रेट। Based on differential staining of the fixed tissue, it had long been thought that the mouse germ cells precursor migrated from posterior epiblast into the extra-embryonic mesoderm. हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि मैमल्स में जो ओरिजिन है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का, दैट टेक्स प्लेस बेसिकली फ्रॉम द पोस्टीरियर एपीब्लास्ट। याद है आपको कुछ? यस मैम। यस मैम। वहाँ से ओरिजिन होने के बाद ये सेल्स जो हैं, they basically enter into the extra-embryonic mesoderm and then back again into the embryo by ways of allantois. allantois भी extra-embryonic membrane है और उसके जरिए फिर ये एम्ब्रियो के अंदर एंटर होते हैं। However, the ability to label mouse primordial germ cells with green fluorescent protein, ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन का मैंने आपको बताया था कि ये जेलीफिश में नेचुरली बनने वाला एक प्रोटीन है। इसकी जीन को लेबलिंग के लिए इंसर्ट करवाया जाता है डिफरेंट सेल्स के अंदर बाय रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। उसमें आपको पता होगा कि किसी खास बैक्टीरिया या वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है, प्लाज्मिड है जैसे, उसको वेक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक जीन इंसर्ट करवाई जाती है सेल्स के अंदर, जहाँ वो अपने प्रोटीन को बनाते हैं, वहाँ वो इस जीन का एक्सप्रेशन करते हैं और उनके अंदर ये फ्लोरिसेंस नज़र आती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को लेबल किया गया इस जीन की मदद से और फिर उनका पाथ जो है वो फॉलो किया गया कि हाउ दे माइग्रेट टुवर्ड द जेनिटल रिच and to watch these living cells migrate has led to a re-evaluation of the germ cell migration pathway in mammals. जब ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन को ट्रेस किया गया तो इन सेल्स की मूवमेंट जो है वो कहाँ से ये एराइज कर रहे हैं और किस तरह से फिर जेनिटल रिच के अंदर जा रहे हैं, उसके लिए उस जो पुराना एक पाथवे उन्होंने इवेल्युएट किया था उसकी री एवेल्युएशन करनी पड़ी। मतलब वो थोड़ा सा पाथवे जो है चेंज्ड मिला। किस तरह से चेंज आई उसमें? फर्स्ट इट अपीयर्स दैट द मैमेलियन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फॉर्मिंग इन द पोस्टीरियर एपीब्लास्ट, पहली चीज तो सेम थी कि वो पोस्टीरियर एपीब्लास्ट में ही बनते हैं। दे माइग्रेट डायरेक्टली इनटू द एंडोडर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद वो एलेंटाइस की बजाय डायरेक्ट हाइपोब्लास्ट में एंटर हो जाते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक से नीचे की तरफ टिश्यूज जो अंदर मूव कर रहे थे, मेसोडर्मल टिश्यूज, उनके साथ साथ ये भी अंदर मूव कर जाते हैं और इस तरह से जो पहले था कि ये एलेंटाइस में जाएंगे। एलेंटाइस बेसिकली एक्टोडर्मल टिश्यू था, एपीब्लास्ट से अराइज करता है, और एंडोडर्म जो है ये हाइपोब्लास्ट से अराइज करती है। इन ऊपर से एपीब्लास्ट में से सेल्स इनवर्ड माइग्रेट करते हैं, उनमें से कुछ सेल्स एंडोडर्म का पार्ट होते हैं और ज़्यादातर टिश्यू जो अंदर माइग्रेट करता है प्रिमिटिव स्ट्रीक से वो मेसोडर्म का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो एपीब्लास्ट के पोस्टीरियर रीजन से एराइज करने के बाद दे डायरेक्टली एंटर इनटू द एंडोडर्म, यानी हाइपोब्लास्ट में वो डायरेक्टली माइग्रेट करके आ जाते हैं पोस्टीरियर रीजन ऑफ primitive streak से। Those cells that are seen to enter the allantois are believed to die. वो वाले सेल्स जो एलेंटाइस में एंटर होते हैं उनके बारे में बाद में ये फॉलो किया गया कि वो सेल्स खत्म हो जाते हैं। दे आर बेसिकली इसी तरह के सेल्स थे, मतलब ये एक स्टेम सेल्स की तरह वो बिहेव कर सकते थे, लेकिन उनकी आगे जो है कोई डेस्टिनेशन नहीं थी, वो एलेंटाइस में ही खत्म हो जाते हैं। These cells find themselves in the hindgut. ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये बेसिकली एंडोडर्म के उस हिस्से में आते हैं जहाँ से खुराक की नाली का पिछला हिस्सा बनता है। आपको पता है कि जो पूरी फूड पाइप है हमारा, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनके फिजियोलॉजिकल रोल की वजह से और उनके एक्सेसरी ग्लैंड्स की वजह से 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। इट इज़ द फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट।
फोरगट जो है वो आपका ओरल कैविटी वाला पार्ट है, बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, फूड पाइप है। उसके बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला हिस्सा जो है ये मिड गट में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है दैट मेक्स द हाइंड गट। तो जो ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं जहाँ जाके एंडोडर्म को ज्वाइन करते हैं वो जगह जो है बेसिकली हाइंड गट वाली रीजन है। आल्दो दे मूव एक्टिवली they cannot get out of the gut until about embryonic day 9। ये सेल्स जो हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, इनमें ये सलाहियत है कि बहुत तेज़ी से ये मूव कर सकते हैं, लेकिन एम्ब्रियो की एज जो है जब 9 डेज तक होती है तब तक ये गट के अंदर ही रहते हैं, हाइंड गट में जहाँ ये मूव करके गए हैं वहीं पर रहेंगे। उसके बाद वहाँ से इनकी माइग्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। At that time, the primordial germ cell exit the gut but do not yet migrate toward the genital ridge। 9th डे पर ये गट में से बाहर निकल आते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली मूवमेंट इनकी शुरू नहीं होती। बाय द फॉलोइंग डे यानी जब 10वां दिन शुरू होगा, however primordial germ cells are seen migrating into the genital ridge, फिर ये माइग्रेट करते हुए नजर आते हैं। बाय एम्ब्रियोनिक डे 11.5 यानी मजीद एक दिन और आधा दिन और गुजरने के बाद द प्राइमोडियल जर्म सेल्स एंटर द डेवलपिंग गोनेड्स। फाइनली ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। जो डेवलपिंग गोनेड है यानी अभी इनडिफरेंट होता है, उसमें जेनेटिकली तो पता होता है कि ये मेल है या फीमेल है एम्ब्रियो, लेकिन गोनेड जो है वो मॉर्फोलॉजिकली अभी डेवलप नहीं हुआ था, तो उसको हम इनडिफरेंट गोनेड कहते हैं। उसकी जो इब्तदाई फॉर्म है दैट इज द जेनिटल रिच, तो 11.5 डे पे ये वहां तक पहुंच जाते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रैक दे हैव प्रोलिफरेटेड फ्रॉम एन इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ 10 to 100 सेल्स टू द 2500 and 5000 प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट इन द गोनेड्स बाय द डे 12। जब वो मूव कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है और फिर जाके जेनिटल रिच के अंदर उनकी सेटलमेंट होती है, इसी दौरान वो अपना नंबर भी बढ़ाते हैं। दे आर प्रोलिफरेटेड, और उसमें जो कितना ज़्यादा वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको देखा गया कि इनिशियली वो 10 सेल थे। मैक्सिमम तादाद जो हाइंड गट तक पहुंचती है वो 10 से लेकर 100 सेल्स तक हो सकती है, और जो इनकी माइग्रेशन के दौरान और सेटलमेंट के दौरान जो इनमें इजाफा होता है वो है 2500 to 5000 प्राइमोडियल जर्म सेल्स। डे 12 पे गोनेड के अंदर इतने ये प्रेजेंट होंगे। लाइक द प्राइमोडियल जर्म सेल्स ऑफ xenopus, mammalian primordial germ cells appear to be closely associated with the cells over which they migrate। xenopus में भी इसी तरह से था, यानी फ्रॉग में। मैमेलियन प्राइमोडियल जर्म सेल्स में भी इसी तरह से होता है कि जो इनकी माइग्रेशन है वो ये खुद से मूव नहीं कर सकते, बल्कि इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, आप ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होती है उन सेल्स पे जिनके ऊपर इन्होंने चल के जाना है, जिनकी मदद से इन्होंने मूव करना है। उसमें ये देखिए, ये इन्होंने शो किया हुआ है, मतलब उसका एक व्यू सा, माइग्रेशन ऑफ प्राइमोडियल जर्म सेल्स टू एंडोडर्म। इसमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है एलेंटाइज है, ये ग्रे कलर का जो नजर आ रहा है, ये जो बेसिकली रेड है, ये इस मेसोडर्मल ओरिजिन शुरू हो गया ऑर्गेनोजेनेसिस उनकी। दीज आर द प्राइमोडियल जर्म सेल्स। तो पहले ये कहा जा रहा था कि यहाँ से ये मूव करके इनसाइड द एम्ब्रियो जाएंगे, लेकिन जब इसको फर्दर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स राइज तो यहीं से होते हैं, एपिब्लास्ट से ही, लेकिन यहाँ से वो एलेंटाइज के थ्रू अंदर नहीं जाते, बल्कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जब डेवलप होती है दे मूव इनवर्ड। यहाँ से ये अंदर चले जाएंगे और अंदर जाकर हाइपोब्लास्ट का वो हिस्सा जो एंडोडर्म की हाइंड गट बनाता है, खुराक की नाली का आखिरी हिस्सा बनाता है, उसमें जाके ये सेटल हो जाते हैं। एक दिन तकरीबन वहाँ पे रहते हैं और फिर अगले दिन वहाँ से माइग्रेट करके ये जाएंगे इनटू द जेनिटल रीच। माइग्रेशन जो है इट इज़ 100% एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑन विच दे विल माइग्रेट, जिनके सहारे ये आगे चल के जाएंगे उन पर डिपेंड कर रही होती है। एंड दे मूव बाय एक्सटेंडिंग फिलोपोडिया। फिलोपोडिया क्या होते हैं? फिलोपोडिया किसको कहते हैं? सूडोपोडिया का नाम सुना हुआ है आपने? Yes, ma'am. जी, filament like pseudopodia. False feet. जी, फाल्स फीट, सूडोपोडिया। फिलोपोडिया का मतलब ये है कि इस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो फिलामेंट्स की तरह होते हैं, बारीक बारीक धागे से इनमें से अराइज होते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी।
इनकी मदद से ये मूव करते हैं। एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इन्होंने मूव करना है उस डायरेक्शन में इनकी ये प्रोजेक्शंस आगे एराइज करती हैं। मूव करके जब सेल वहां पहुंच जाता है तो ये फिलोपोडिया खत्म हो जाता है। ओवर द अंडरलाइंग सेल सर्फेसिस, इनके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी सरफेस के ऊपर ये क्रॉल करते हैं, मूव करते जाते हैं। मैमेलियन जर्म सेल्स, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग सेल मोनोलेयर्स एंड माइग्रेटिंग थ्रू सेल शीट्स। इसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि जो सेल्स जिनके ऊपर ये मूव कर रहे होते हैं, सम टाइम ये भी इनमें एबिलिटी है कि उन सेल्स के अंदर चले जाते हैं, नीचे उनमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, और उस पेनिट्रेशन में यानी वो सेल जो है ऊपर नीचे से इनकी मूवमेंट में सपोर्ट कर रहा होता है। उसके नीचे जब ये पेनिट्रेट कर जाते हैं तो तब भी ये माइग्रेट करते रहते हैं एज अ सेल शीट, यानी एक लेयर की फॉर्म में बहते जाते हैं। ऊपर इनके उन सेल्स की लेयर है जो सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे भी उन सेल्स की लेयर है और उनके अंदर ये फ्लो कर रहे होते हैं। The mechanism by which these cells know the route of their journey is still unknown. Exactly तो नहीं पता कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल इनको गाइड कर रहा होता है कि इन्होंने अपने डेस्टिनेशन की तरफ कैसे पहुंचना है, कहाँ पे है इनकी डेस्टिनेशन। लेकिन जो रिसर्च के बाद और मुख्तलिफ तरह की स्टेनिंग टेक्निक से जो चीज़ें पता चली हैं उनमें ये पता चला है कि फिब्रोनेक्टिन इज अ प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक दूसरे से एडहेशन के लिए जो सिक्रीट करते हैं जिससे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो उन सेल्स की बेटा हर सेल जो है उसकी एक अपनी निश होती है, एक अपनी एनवायरनमेंट होती है, सेल के अंदर की भी और सेल के बाहर की भी। तो वो जो एनवायरनमेंट है बेसिकली वो उसके फंक्शन के हिसाब से उसके हमसाया सेल्स जो होते हैं उस टिश्यू के बाकी सेल्स जो हैं उसके हिसाब से ही वो उनकी एनवायरनमेंट बनी होती है। उस एनवायरनमेंट में इनका भी 50% रोल होता है उस सेल का अपना, और 50% रोल जो है वो उसके नेबर्स का होता है, वो क्या सिक्रिएट करते हैं। तो वो सिक्रीशंस जो उस सेल को स्पेसिफाई कर रही होती हैं उसके फंक्शंस के हिसाब से बाकी टिश्यूज़ के साथ जोड़े हुए होती हैं, और उसके फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई एब्जॉर्प्शन करनी है, उसने कोई डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मॉलिक्यूल्स की डिफिजन होनी है, तो इस तरह के प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होंगे जो उस फंक्शन में उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो वो उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। दे आर सेमी सॉलिडिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, मतलब ये है कि उसका लिविंग पार्ट नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं होते, बट दे आर द सिक्रीशंस जो कंटिन्यूसली रिन्यू होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, और सेल दोबारा उनको सिक्रीट करता रहता है। तो उन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जिनमें कोई एक प्रोटीन होता है, इंटेग्रिन है, कोलेजन है, फिब्रोनेक्टिन है, मतलब उनकी क्वांटिटी वेरी करती है। तो उन्होंने कहा कि जब ये मूव कर रहे होते हैं तो जो फिब्रोनेक्टिन वाली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल फॉर माइग्रेशन, यानी जिन सेल्स की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन की कंपोजिशन ज़्यादा होगी, फिब्रोनेक्टिन वो गाइडिंग मॉलिक्यूल है जिसकी मदद से वो फिलोपोडिया अपने एक्सटेंड करते हैं और उस सिमत में मूव करते हैं। एंड जर्म सेल्स लैकिंग द इंटेग्रिन रिसेप्टर फॉर सच एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन कैन नॉट माइग्रेट टू द गोनेड्स। एक तो जो सेल सहारा दे रहे थे जिनके ऊपर ये अंडरलाइंग सेल सर्फेसिस का हमने जिक्र किया था, जिनके ऊपर इन्होंने मूव करना है, उनकी फिब्रोनेक्टिन जरूरी है। इस फिब्रोनेक्टिन को पहचानने के लिए क्या था कि इनके अपने ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होने चाहिए। जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उनकी सरफेस पर इंटेग्रिन प्रोटीन के रिसेप्टर्स अगर किसी वजह से नहीं बन पाए, ऐसी म्यूटेशन हो गई, ऐसी चेंज आ गई, तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं दे आर अनएबल टू माइग्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेग्रिन भी इनको चाहिए और फिब्रोनेक्टिन भी चाहिए, क्योंकि ये अपने रिसेप्टर्स की मदद से इंटेग्रिन के साथ टेम्परेरीली बाइंड करेंगे और फिर आगे मूव करके चले जाएंगे। ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम देयर स्पेसिफिकेशन टू their entrance into the genital ridge, the primordial germ cells, they are surrounded by cell secreting stem cell factor। वो कहते हैं कि जब वो जेनिटल रिच के अंदर एंटर हो जाते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, वहां तक पहुंच जाते हैं,
अगली स्टेज आती है उनकी स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन या आप उसको डिफ्रेंसिएशन भी कह लें, वो अपनी जेनिटल रिच के अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडिफाई होना है। अगर वो जेनिटल रिच जो है टेस्टिस की है तो वो स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, और अगर वो जेनिटल रिच जो है वो ओवरीज की है तो वो ओवोगोनिया में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। उस वक्त वो कहता है कि ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं दे आर सराउंडेड बाय सेल्स सिक्रेटिंग स्टेम सेल फैक्टर्स। जो जेनिटल रिच के सेल्स होंगे उनमें ये सलाहियत है कि वो एक प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेम सेल फैक्टर। ये स्टेम सेल फैक्टर जो है ये इनको अकोमोडेट करता है, मतलब ये है कि इन्हें होस्ट करता है, ये उन्हें बताता है कि तुम सही जगह पे पहुंच गए हो। स्टेम सेल फैक्टर इज नेसेसरी फॉर प्राइमोडियल जर्म सेल्स मोटिलिटी एंड सर्वाइवल। वहां तक पहुंचने के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए और फिर उनको जिंदा रखने के लिए ये प्रोटीन जो है ये जरूरी है। Moreover, the cluster of stem cell factor secreting cells appears to migrate with the primordial germ cells, forming a traveling niche of the cells that support the persistence and movement of the primordial germ cells. एक और मजीद इसमें जो प्रोग्रेस उन्हें मिली वो ये था, यहाँ पर इस लाइन में वो ये कह रहे हैं कि जेनिटल रिच में जो उनकी एंट्रेंस है उनकी वहां तक उनका स्पेसिफिकली प्राइमोडियल जर्म सेल्स रहना और फर्दर डिफरेंशिएट होना वो ऐसे सेल्स पे डिपेंड करती है कि जो स्टेम सेल फैक्टर रिलीज करते हैं। अब उसके साथ साथ उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो स्टेम सेल फैक्टर रिलीज करने वाले सेल्स हैं दे आर मेकिंग अ क्लस्टर, वो एक गुच्छा बना के, वो एक ग्रुप बना के इन सेल्स के साथ साथ माइग्रेट करते हैं ताकि इनको वो ट्रेवलिंग निश प्रोवाइड कर सकें, इन्हें स्टेम सेल फैक्टर प्रोवाइड कर सकें, इन्हें वो माहौल प्रोवाइड कर सकें, वो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर सकें जो इनको जिंदा रखने में और इनकी मूवमेंट में इनको हेल्प करेंगे। यानी स्टेम सेल फैक्टर इनकी मूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है और इनको सर्वाइवल के लिए भी चाहिए। तो वो सेल्स भी साथ साथ मूव करते रहेंगे जो स्टेम सेल फैक्टर रिलीज कर रहे हैं ताकि कंटिन्यूसली ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है मूवमेंट के दौरान डाई ना कर जाएं, ख़त्म ना हो जाएं, इनको वो स्टिमुलस मिलता रहे। However, the mechanism by which directionality is provided for migrating toward the gonads remain controversial. अब ये तो देख लिया हमने कि किन सेल्स के ऊपर और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में इन्होंने मूव करना है, सिमत इनको कौन बताता है, उसके बारे में अभी तक मतलब कोई एग्जैक्ट हमें मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किया गया। उसमें कंट्रोवर्शियल व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं उनकी मुख्तलिफ रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने व्यूज़ दिए। जैसे कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, द प्राइमोडियल जर्म सेल्स देयर आर डिराइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट सेल्स that migrate from the central region of the area pellucida to a crescent shaped zone in the hypoblast at the anterior border of the area pellucida. अब इसमें आप इसकी गेस्टुलेशन बर्ड्स की पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि जब इसके सेल्स माइग्रेट कर रहे होते हैं तो इसका साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली जाइगोट का वो दो नुमाया हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा इसका जो है वो साइटोप्लाज्म का ऐसा होता है जो जिसमें आप कह लें कि कोलाइडल सॉल्यूशन ज़्यादा प्रेजेंट होती है, सस्पेंशन की तरह होता है, उसको एरिया पेलुसिडा कहते हैं जिसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती। और दूसरा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट उसका ऐसा होता है जिसमें शफाफियत ज़्यादा होती है, उसे एरिया ओपेका कहते हैं। दो प्रोमिनेंट हिस्सों में जाइगोट का साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो हैं अपने मॉलिक्यूल्स की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं एपीब्लास्ट से ही ये राइज करते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट का पाथ जो है वो मैमल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि वो एपीब्लास्ट से बनने के बाद एरिया पेलुसिडा से गुजर के हाइपोब्लास्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ भी इसी तरह से था कि वो एपीब्लास्ट से बनते हैं और एंडोडम यानी हाइंड गट में वो पहुंच जाते हैं। यहाँ भी हाइपोब्लास्ट का मतलब ये है कि एंडोडम में वो पहुंच जाएंगे, जो कि बेसिकली एरिया पेलुसिडा वाला हिस्सा है जहाँ हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है। दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन इज कॉल्ड द जर्मिनल क्रीसेंट एंड द प्राइमोडियल जर्म सेल्स मल्टीप्लाई हेयर। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो एरिया पेलुसिडा है क्रीसेंट शेप्ड चांद की तरह, मतलब एक नुमाया हिस्सा उसमें नजर आता है,
साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की वजह से। वहाँ पर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ये पार्ट एम्ब्रियो का फर्दर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट बनाता है। तो बेसिकली जैसे हमने यहाँ पहले मैमल्स में भी ये कहा था कि एलेंटाइस में ये जाके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और वहाँ से एंडोडर्म की तरफ जाते हैं। तो जो बर्ड्स हैं उनमें भी इनका ओरिजिन कुछ इसी तरह से एपिब्लास्ट से राइज करते हैं, एरिया पेलुसिडा में आकर मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया पेलुसिडा इज द रीजन विच विल गिव राइज टू द extra embryonic parts of the embryo. Unlike those of amphibian and mammals, the primordial germ cells of birds and reptiles migrate to the gonads primarily by means of blood stream. यहाँ पर हमने ये देखा था कि वो सेल्स के ऊपर ट्रेवल करके या सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके शीट की तरह माइग्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बर्ड्स में ये सेल्स जो हैं ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब ये है कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हाइपोब्लास्ट में आ जाते हैं। हाइपोब्लास्ट के नीचे जो है उसमें उसका सर्कुलेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट शुरू होती है, ब्लड आइलैंड बनना शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे ब्लड मूव करना शुरू करता है तो ये सेल्स भी ब्लड वेसल्स के थ्रू जेनिटल रिच तक पहुंचते हैं। दे डू नॉट यूज द सेल सर्फेसिस फॉर माइग्रेशन। व्हेन ब्लड वेसल्स फॉर्म्स इन जर्मिनल क्रीसेंट anterior to future head region, the primordial germ cells enter those vessel. जब blood vessels बन जाएंगी, blood जो है वो उसके head region की तरफ सर्कुलेट करना शुरू करेगा, उस वक्त primordial germ cells जो हैं ये उन vessels में enter हो जाएंगे and are carried by the circulation to the intermediate mesoderm. वहाँ से ये मूव करता हुआ mesodermal tissue में पहुंचेगा. Here they leave the circulation and migrate into the genital region. Mesodermal region, intermediate mesoderm वो हिस्सा है जहाँ से किडनीज वगैरह डेवलप होती हैं, उस रीजन तक ये ब्लड के जरिए पहुंचेगा और वहाँ से फिर क्योंकि किडनी के साथ ही जेनिटल रीजन अटैच होती है तो वहाँ तक ये फिर माइग्रेट करके चला जाएगा। तो बेसिकली मतलब ये माइग्रेशन में जो इतने डिफरेंसेस हैं इसके डिफरेंट ग्रुप्स में, इनको आपने एक टेबल बना लें, उसमें ये पॉइंट्स जो हैं इसी तरह से लिख लें कि ये किस तरह से मूव कर रहे थे। यहाँ पर ये देखिए आप, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल इन्होंने शो किया हुआ है और इसके सरफेस के ऊपर आपको थ्रेड्स जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर द फिलोपोडिया, जो इनके सरफेस पे इनके जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं, उनकी मदद से ये मूव करके आगे चले जाते हैं, तो वो फिलोपोडिया का रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इनमें जो क्या डिफरेंसेस हैं ये आप एक टेबल बना लें, उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में वो जेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम है और हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक बेटा अगर कोई चीज़ पूछनी है आपने तो पूछ लें।